Good evening, all, and let's continue with solutions. Now, guys, in our last lecture, we had started with elevation in boiling. We had completed with elevation in boiling point, and we had started with depression in freezing point. Okay, so let's have a quick revision. Now, guys, graph of elevation in boiling point and depression in freezing point. ये एक ही ग्राफ है, इतना याद रखना. ठीक है. So if you will notice, तो यहाँ पे एक सॉलिड के वेपर प्रेशर की लाइन रहती है. Correct, guys? So this is vapor pressure of solid. This line is for solid. ठीक है. एंड उसके बाद एक लाइन थी जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए थी. याद है गाइस? तो देयर वाज वन लाइन व्हिच रिप्रेजेंटेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, जहां पे हम लोग बोले थे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है. तो प्रेशर ओवर हियर इज 1 एटमॉस्फेयर. एंड दिस ग्राफ इज ऑफ प्रेशर, दैट मींस वेपर प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर. तो गाइस, अगर कोई एक सॉल्वेंट है जिसका वेपर प्रेशर इधर किधर है एंड उसे तुम लोगों को बॉईल करना है, तो विल हैव टू इंक्रीज इट्स प्रेशर टेम्परेचर, एंड एज विथ टेम्परेचर इट्स वेपर प्रेशर विल इंक्रीज. ज्यादा वेपर फॉर्म होंगे एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, थोड़ा सा कर्व बनाओ और लेके जाओ इसको. तो विथ टेम्परेचर इट्स pressure will keep on increasing and it will look like this. ठीक है, this is for pure solvent. Pure solvent. So guys, vapor pressure जब 1 atmosphere बनता है तो it will start boiling. And guys, likewise, second was for solution. And in case of solution, बोलना मत कि सर रेडिंग दिख रही नहीं है, सिर्फ कर्व बना रहा हूँ जो लास्ट टाइम बनाया था. तो guys, for solution, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एंड वेपर प्रेशर डिक्रीज अगर होगा तो उसे वापस ऊपर तक लेके जाने के लिए टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर, उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर बनाने के लिए वी विल रिक्वायर हायर टेम्परेचर. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोल्यूशन. ठीक है, एंड दिस ग्राफ, सॉरी दिस डिफरेंस is called as delta TB. याद है गाइस, ये हम लोगों ने किया था. तो दिस डिफरेंस वाज डेल्टा TB एंड पहला जो पॉइंट था दैट वाज TB नॉट प्योर का एंड दिस इज TB फॉर सोल्यूशन. तो गाइस, डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा TB इज हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर. तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है. एंड नाउ गाइस, इन केस ऑफ फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में क्या होता है? विल हैव टू डिक्रीज इट्स प्रेशर. हम लोगों को उसका प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा और सॉलिड तक लेके जाना पड़ेगा. एंड फॉर दैट पर्पज विल हैव टू डिक्रीज इट्स टेम्परेचर. यहाँ पे सेम वे, सेम मैनर में ये ऐसे कुछ होगा. मैंने तुम लोगों को बोला था फ्रीजिंग में सॉलिड का वेपर प्रेशर इतना कुछ स्टीप लाइन नहीं रहती है, ऐसे छोटी सी पतली सी लाइन रहती है जो कि एकदम थोड़ा सा उसका स्लोप है. ठीक है, तो गाइस ओवर हियर इफ आई एम टेकिंग दीज 2 पॉइंट्स, तो मुझे बताओ डेल्टा TF बहुत ज्यादा बड़ा रहता है, बहुत कम रहता है? डेल्टा TF बहुत बड़ी वैल्यू है या बहुत छोटी वैल्यू है? बहुत छोटी वैल्यू रहती है गाइस, बिकॉज सॉलिड्स का जो वेपर प्रेशर का कर्व है एक्चुअल में वो और ज्यादा स्टीप रहता है गाइस. ये जो कर्व रहता है, मतलब ये जो ग्राफ है वो और ज्यादा स्टीप रहता है. तो ये गैप बहुत छोटी हो जाती है, बट हम लोगों ने फिर भी थोड़ी सी बड़ी बना दी है. एंड दिस इज डेल्टा TF, दिस गैप इज डेल्टा TF. ठीक है, दिस वॉज TF एंड TF नॉट. तो गाइज, यहाँ पे अगर तुम लोगों को डेल्टा TF का फॉर्मूला पूछा तो डेल्टा TF विल बिकम TF नॉट. अभी हायर वैल्यू कौन सी है? प्योर की, माइनस TF. याद है ये? ठीक है, ओके. एंड नाउ गाइज, इन दोनों के फॉर्मूलाज हम लोगों ने कैसे डिराइव किए थे? तो वी नो दैट डेल्टा TB is directly proportional to M and delta TF is also directly proportional to M. प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? V मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट. तो यहाँ पे डेल्टा TB विल बिकम KB into M
एंड यहाँ पे डेल्टा टी एफ विल बिकम के एफ इंटू एम, ये दोनों कॉन्स्टेंट है, ठीक है। एंड मोलालिटी के फॉर्मूला तो हम लोगों को पता है, तो मोलालिटी का अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें तो इट विल बिकम मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मैं सल्यूट के बदले सॉल्वेंट बोल रहा था, तो मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। एंड डेल्टा टी एफ विल बिकम के एफ इनटू डब्ल्यू बी into 1000 divided by MB into WA, ठीक है guys, so these are the values, write it down first। ये रिवीजन का पार्ट था, तुम लोगों को लास्ट टाइम आई गेस मैंने इस वाले फॉर्मूला पे लाके छोड़ दिया था, राइट। चलिए लिख दो एक बार, कंप्लीट दिस फास्ट, दिस इज जस्ट द रिवीजन गाइस, ठीक है। आज हम लोग केएफ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद ऑस्मोटिक प्रेशर, आवर लास्ट कॉलिग्राफ प्रॉपर्टी, एंड लेक्चर विल नॉट एंड देयर, हम लोगों को अभी तक हेनरीज लॉ पढ़ना है। ओके, वेंटो फैक्टर गाइस, दैट इज इम्प्लाइड, तुम लोगों को वो पता ही है वेंटो फैक्टर का, ठीक है। तो वेंटो फैक्टर तुम लोगों को सिर्फ आई के साथ मल्टीप्लाई करना रहता है वेंटो फैक्टर के केस में, विच इज एप्लीकेबल इन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ओके, लिखे हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना। ओके गाइस, लिखे हो गया? तो लेट मी गिव यू सम क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, बाय द वे चलो रिवीजन में ये ऐड कर ही दो, यही होगा तो, दैट अगर तुम लोगों को कोई एक इलेक्ट्रोलाइट आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स विच डिसोसिएट्स और एसोसिएट्स, ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो डेल्टा टी बी विल बिकम आई के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 divided by MB into WA. Same goes for delta TF, which is I into KB into WB multiplied by 1000 divided by MB into WA। मैंने यहाँ पे गलती से KB लिख दिया, जो कि KF आना चाहिए था, फ्रीजिंग का, ठीक है, KF, यस। नाउ गाइस आई एम गिविंग यू क्वेश्चन, ठीक है, तुम लोगों को सिर्फ कंपेयर करना है, ठीक है। तो एक है 0.1 मोलार ग्लूकोज, सेकेंड वन इज 0.1 मोलार NaCl, ये तुम लोगों को सॉल्व करना है। थर्ड वन इज 0.1 मोलार MgCl2, देखते किस किस के आंसर करेक्ट आता है। तो फर्स्ट वन इज यू हैव टू कंपेयर देयर RLBP, ठीक है, देन यू हैव टू कंपेयर देयर LVP, देन यू हैव टू कंपेयर देयर BP, ठीक है, देन डेल्टा TB, देन TB, देन डेल्टा TF एंड TF, ठीक है। इनको चाहिए तो तुम लोग ABC, कंपाउंड A, कंपाउंड B एंड कंपाउंड C, ऐसे नाम दे सकते हो, ठीक है। एंड गाइस थिंक अबाउट इट, इसके ऊपर जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब ये जो मैंने तुम लोगों को अभी क्वेश्चन बना के दिया है ना, ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन जेई में डायरेक्ट आता है, ठीक है। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन जेई में डायरेक्ट आएगा, दैट विच वन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, या फिर विच वन विल हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो थिंक अबाउट इट,
एंड पहले पूरा सॉल्व कर लो, फिर मैं सॉल्व करूंगा। टेक योर टाइम, मैं तुम लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, जल्दी करो चलो। यस गाइस, 2 मिनट इज मोर देन इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। तो तुम लोगों को टाइम करेक्टली अलॉट किया है मैंने, डोंट वरी, तुम लोग सॉल्व करने का काम करो। ओके गाइस, हो गया लिख के? चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच सॉल्वेंट, दैट डजेंट मैटर। क्वेश्चन में अगर सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट रहती तो मैं दे देता, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। चलो आगे बढ़े। नाउ गाइस देखो, क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल, कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं इसमें। तुम लोगों को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखना है। एंड गाइस, आरएलवीपी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर होगी तो इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तुम लोगों को सोचना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे ज्यादा किस में बनेंगे, ए में बनेंगे, बी में बनेंगे, या सी में बनेंगे। मुझे बताओ, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स सी में बनेंगे। वेरी नाइस। तो गाइस, यहाँ पे तुम लोगों को आंसर आएगा सी इज हाईएस्ट, उसके बाद आएगा ए, सॉरी उसके बाद आएगा बी, एंड उसके बाद आएगा ए। बिकॉज हर एक के कॉन्सेंट्रेशन तो सेम दे के रखे, बट ग्लूकोज का सिर्फ एक ही पार्टिकल बनेगा। NaCl ब्रेकडाउन होकर 2 पार्टिकल बनाएगा, MgCl2 ब्रेकडाउन होकर 3 पार्टिकल बनाएगा। तो ABC, क्वाइट इजी। अब गाइस, रिलेटिव लोअरिंग अगर जो ऑर्डर में आएगा उसमें ही लोअरिंग भी होगा ना। तो RLVP अगर सबसे ज्यादा लोअरिंग, अगर सबसे ज्यादा सी में हो रही है, तो एलवीपी भी सी में ही सबसे ज्यादा होगी। अब गाइस, व्हाट अबाउट वेपर प्रेशर? व्हाट अबाउट वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर का क्या होगा बताओ? अपोजिट होगा। वेरी नाइस गाइस, बिकॉज ये वेपर प्रेशर लोअरिंग की ऑर्डर है। सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर लोअर किस में हो रहा है? तो सी में वेपर प्रेशर सबसे कम होता है। तो गाइस, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर सी में हो रहा है, तो सी का वेपर प्रेशर जो होगा वो सबसे कम होगा। वेपर प्रेशर ऑफ सी विल बी लोवेस्ट। ठीक है, ए में सबसे ज्यादा होगा। वेरी नाइस। अब गाइस, डेल्टा टीबी मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। गाइस, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देखो, दिस वन इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, this one is a colligative property, and this one is also a colligative property. So all these three will depend on, ये तीनों की तीनों किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एंड गाइस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब यप इट विल बी सेम एज RLVP। तो गाइस, ABC में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स बनेंगे सी के अंदर, एंड सबसे कम पार्टिकल्स बनेंगे ए के अंदर। अब गाइस, TB बॉइलिंग पॉइंट देखो, वी आर लर्निंग अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका बढ़ेगा? गाइस, जिसका डेल्टा टीबी सबसे ज्यादा होगा, सी का डेल्टा टीबी सबसे ज्यादा है, बराबर ना। तो इसका ही बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट गाइस। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा सी में, उसके बाद बी में, एंड उसके बाद ए में। ठीक है। अब गाइस, मुझे बताओ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेल्टा टीबी। देखो, दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो गाइस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ओनली,
एंड नंबर पे अगर सिर्फ डिपेंड करती है तो नंबर सबसे ज्यादा किसके अंदर है? मैंने ये उल्टा क्यों लिखा, सॉरी, यहाँ पे नहीं, करेक्ट लिखा था ना, टीबी टी का सबसे ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब गाइस डेल्टा टीबी, ठीक है, डेल्टा टीएफ। अब गाइस डेल्टा टीएफ डिपेंड्स ऑन, इट इज अ कोलिडर प्रॉपर्टी एंड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल सबसे ज्यादा किसमें है? बिटवीन ए बी एंड सी, विच वन हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स? तो ऑब्वियसली सी हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, दैट इज योर आंसर। नाउ गाइस लास्ट वन, इसके ऊपर तो बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब मुझे बताओ, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। देखो गाइस, लेट्स अज्यूम डेल्टा टीएफ की वैल्यू MgCl2 में सबसे ज्यादा है, मतलब लेट्स अज्यूम डेल्टा टीएफ की वैल्यू MgCl में 3 डिग्री है, NaCl में 2 डिग्री है, एंड इसमें है 1 डिग्री। दिस इज कॉल्ड डेल्टा टीएफ, आई एम सेइंग। तो मुझे बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। MgCl2 में वो 3 डिग्री से कम होगा, मतलब इट विल बिकम -3। NaCl में इट विल बिकम -2 एंड ग्लूकोज में इट विल बिकम -1। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है तो इट विल बिकम उल्टा, इट विल बिकम इनवर्स ऑफ डेल्टा डीबी, कि भाई डिप्रेशन सबसे ज्यादा सी में हो रहा है एंड सबसे कम ए में हो रहा है, तो ए का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा एंड सी का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, नेगेटिव वैल्यूज हो जाएंगी। करेक्ट बोल रहे हो गाइस, तुम लोगों को डिफरेंस समझा? देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन से दो हैं, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, VP एंड TF। TF इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। यस गाइस, एनी डाउट? ओके, तो गाइस चलो, अब TF का रीजन, ठीक है, रीजन ऑफ TF, रीजन फॉर ऑर्डर ऑफ TF, ठीक है, होगा क्या? एज नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, ठीक है, क्या होता है? तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, depression in freezing point increases, sorry, depression in freezing point increases, delta df increases, that means depression increases, depression in freezing point increases। गाइस डिप्रिशिएट होना मतलब क्या? कम होना ना। अगर डिप्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है, डिप्रेशन मतलब वो वाला डिप्रेशन नहीं, बाय द वे, जो तुम लोगों को आ सकता है एग्जाम्स की वजह से एंड ऑल, बट ये डिप्रेशन कौन सा हो रहा है? वैल्यूज का डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रिशिएशन। तो गाइस अगर डिप्रिशिएशन हो रहा है मतलब क्या? वैल्यू कम हो रही है, एंड अगर वैल्यू कम हो रही है तो व्हाट वी विल से दैट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, उसकी वैल्यू कम हो गई तो डिप्रेशन इंक्रीजेज एंड हेंस फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज, गेटिंग इट? हेंस फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज। तो ये रीजन है, लिख दो इसको। ओके, तो गाइस एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन prepared by mixing, prepared by mixing 28 grams of 28 28 नहीं आना चाहिए, 26 होना चाहिए। ओके, गॉट इट, ठीक है। तो 28 ग्राम्स, 28.4 ग्राम्स ऑफ NO2SO4 in 200 gram water, given that degree of dissociation of Na2SO4 is 0.75। अब गाइस इसे कैसे करेंगे? तुम लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो पहले डेल्टा टीएफ
निकालना पड़ेगा। अब डेल्टा डी एफ निकालने से पहले मैंने तुम लोगों को क्या बोला है गाइस, ऑलवेज फाइंड एम, मोलालिटी। इसकी मोलालिटी कैसे निकालोगे? मोलालिटी निकालने के लिए तुम लोगों को करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब गाइस नंबर ऑफ मोल इज नथिंग बट गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास कितना है 28.4 डिवाइडेड बाय इसका मोलार मास निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो मोलार मास ऑफ Na2SO4। अब गाइस Na2SO4 का मोलार मास होगा 46, मतलब सोडियम का 23। तो 23 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बिकम 46 प्लस सल्फर इज 32 प्लस ऑक्सीजन इज 64। तो ये हो जाएगा 96, 96, 100, 142। आंसर विल कम 142 ग्राम पर मोल। तो गाइस ये बन जाएगा 142, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर कितना दिया है गाइस? मास ऑफ वाटर इज 200 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ओके, एक डेटा छोटा सा मिसिंग हो गया, एंड मिसिंग डेटा इज KF फॉर वाटर इज 1.86, ठीक है। मिसिंग डेटा जो कि देना चाहिए था मुझे, KF फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन मोल पर केजी। ओके, ये डेटा देना रह गया। तो गाइस 200 वन जा 200, 5 जा 28 वन जा 28, 5 जा 5 चला गया, 5 चला गया, एंड यू विल गेट आंसर एज 1 मोल पर केजी। गाइस ये समझ में आ गया, देखो कैलकुलेशन। अब तुम लोगों को m मिल गया, तो तुम लोगों को डेल्टा डी एफ निकालना एकदम इजी हो जाएगा, जो तुम लोग एग्जाम में कभी कभार गलती से कर देते हो। डेल्टा डी एफ इज इक्वल्स टू KF इंटू m, एंड फिर तुम लोग आंसर वैल्यू निकालोगे KF की मल्टीप्लाई करके 1.86। बट आंसर इज रॉन्ग, यस आंसर इज रॉन्ग। तो गाइस व्हाई आंसर इज रॉन्ग, यहाँ पे तुम लोगों को हिंट देके रखी है, अल्फा देके रखा है ना, तो अल्फा अगर देके रखा है तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाइड बाय आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। एंड आई का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? आई का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अब n इज नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन। तो गाइस डिसोसिएशन होने के बाद हम लोगों को कितने आयंस बन रहे वो निकालना है। मुझे बताओ, वेरी नाइस, कुछ लोगों के आंसर ओरली आ जाता है, मतलब इसका आंसर ओरली अभी तक तुम लोगों को आना ही चाहिए। तो गाइस सोडियम सल्फेट ऑन डिसोसिएशन गिव्स अस 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस। मुझे बताओ यहाँ पे कितने आयंस बने? ओके, कुछ लोगों का आई भी आ गया। तो गाइस यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस बने 3, तो 3 नंबर ऑफ आयंस आर देयर। तो व्हाट वी विल डू, 1 प्लस 3 माइनस 1 into 0.75, and you will get 1 plus 2 into 0.75, 1.5, and answer will become 2.5। तो ये 2.5 को तुम लोगों को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, एंड यू विल गेट डेल्टा TF इज इक्वल्स टू आई KF m। आई की वैल्यू आ गई 10/4 मल्टीप्लाइड बाई KF गिवन इज 1.86 मल्टीप्लाइड बाई मोलालिटी इज 1। तो तुम लोगों को सिर्फ क्या करना है, 18.6 को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 4 जा, ठीक है, बाद में बचे कितने, 26 बचे, तो पॉइंट आएगा 26 बचे, तो 4 6 जा। समझ में आ रहा है? दिस इज केल्विन इन केल्विन, ठीक है। तो गाइस यस दिया, करेक्ट आंसर है। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा डी एफ। आंसर आ गया क्या हम लोगों का? आंसर आ गया क्या? इज दिस द करेक्ट आंसर? नो, यस करेक्ट बोल रहे हो। तो अद्वैत करेक्ट आंसर है, नील करेक्ट आंसर है, वैष्णव करेक्ट आंसर है। तो गाइस दे आर आस्किंग कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछा है, तो गाइस फ्रीजिंग पॉइंट तो डिप्रेस होता है, तो तुम लोगों को TF निकालना है। वाटर का ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट रहता है 0, इसमें माइनस करोगे तुम लोग 4.65, इतने से फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, डिप्रेशन हो रहा है, एंड यू विल गेट आंसर एज -4.65 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी को ये आंसर केल्विन में निकालना है, मतलब एग्जाम में केल्विन में अगर पूछा होगा तो हम लोग केल्विन में निकालेंगे। तो दिस माइनस दिस नंबर विच योर वैल्यू यू विल गेट, ठीक है। तो
तुम लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है गाइस? तुम लोग ये 1.5 नहीं लोगे तो भी चलेगा, 1.5 नहीं लोगे तो भी चलेगा, एग्जाम में वैल्यूज के हिसाब से तुम लोग एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज द आंसर। चलो कंप्लीट दिस। नाउ गाइस आफ्टर दिस विल स्टार्ट विथ ऑस्मोटिक प्रेशर। गाइस इसे डिग्री सेल्सियस में तुम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, मतलब दिस इज इन डिग्री सेल्सियस। याद रखो डेल्टा टीएफ जो है वो केल्विन का एंड डिग्री सेल्सियस का सेम रहता है। ठीक है, डेल्टा टीएफ केल्विन का एंड डिग्री सेल्सियस का दोनों का सेम रहता है। एंड ये 0.15 तुम लोगों को एग्जाम में लेना है कि नहीं लेना है वो तुम लोग कैसे डिसाइड करोगे? तो एग्जाम में पहले से तुम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया रहेगा गाइस, सॉरी बॉइलिंग क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम में तुम लोगों को पहले से दिया रहेगा दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 केल्विन, या फिर तुम लोगों को दिया होगा 273.15 केल्विन। तो जो वैल्यू दी है उधर से तुम लोग आंसर निकालोगे। तुम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी एग्जाम में दिया रहता है, तो यू डोंट हैव टू वर्क फॉर एनीथिंग, या फिर तुम लोगों को कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती वहां पे, तुम लोगों को डायरेक्ट आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, तो गाइस एनी डाउट? ओके, so let's start with osmotic pressure, fourth and last colligative property, which is osmotic pressure. अब गाइस जब हम लोगों ने आरएलवीपी पढ़ा तो हम लोगों ने पहले वेब प्रेशर क्या रहता है वो समझा। जब हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, तो हम लोगों ने पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है वो पढ़ा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम लोगों ने पहले देखा फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल पाई, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल पाई। अब ऑस्मोसिस क्या है वो पहले देखेंगे, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है वो देखेंगे। तो ऑस्मोसिस ये बायोलॉजी वालों को कुछ लोगों को हो गया होगा पहले से, करेक्ट? ऑस्मोसिस, यप, नीट वालों को ये पहले से हो गया है। अब गाइस ऑस्मोसिस पढ़ने से पहले मुझे तुम लोगों को बताना है डिफ्यूजन। क्या बताना है? डिफ्यूजन। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? देखो गाइस डिफ्यूजन में होता क्या है। मैंने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के बीच में है ना मैंने एक क्लॉथ अटैच कर दिया, पोरस मेम्ब्रेन, सम पोरस मेम्ब्रेन इज देयर। ठीक है, एंड उस पोरस में एक काम करते, एक मेम्ब्रेन है, पोरस मेम्ब्रेन अभी नहीं सोचते, फिर तुम लोग बाद में कंफ्यूज हो सकते हो। तो एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, एंड कंटेनर के एक तरफ मैंने रख दिया एक येलो कलर का विस्कस सॉलिड, सॉलिड नहीं सॉरी, एक येलो कलर का विस्कस लिक्विड, एंड दूसरी तरफ मैंने रख दिया एक ब्लू कलर का विस्कस लिक्विड। ठीक है, समझो एक जगह पे मैंने वाइन रखी है एंड दूसरी जगह पे मैंने वोडका रखा है। ठीक है गाइस, तो अब मतलब एक रेड कलर की है, नासिक वाले एकदम खुश हो गए रहेंगे अभी के लिए, एंड दूसरा जो है वो कलरलेस है। ठीक है, चीयर्स। अब गैस मैंने किया क्या, मैंने सोचा आज कुछ तूफानी करता है, तो मैंने ये कंपार्टमेंट जो है वो निकाल दिया। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैंने ये कंपार्टमेंट को निकाल दिया, ठीक है, मतलब जो सेपरेशन है वो निकाल दिया, तो ये दोनों लिक्विड्स वैसे के वैसे रहेंगे, वाइन एक तरफ वोडका एक तरफ, ऐसे होने वाला है क्या? ऐसे होने वाला है क्या? नहीं होगा डेफिनेटली। सो व्हाट दे विल डू, दे विल स्टार्ट मिक्सिंग विथ ईच अदर, बराबर। वाइन इस तरफ आ गई वोडका में मिक्स हो गई, वोडका इस तरफ आ गया वाइन में मिक्स हो गया। तो गाइस दीज टू लिक्विड्स will start mixing with each other without, and guys this mixing is called as diffusion। इस मिक्सिंग को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, और ये दोनों के दोनों डिफ्यूज होके, ये दोनों के दोनों डिफ्यूज होके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देंगे। ठीक है, जिसका कलर अभी मैं ग्रीन बता रहा हूँ बिकॉज मैंने येलो एंड
ब्लू कलर के सोल्यूशन लिए थे, ठीक है, बट एक होमोजेनस मिक्सचर मिल गया मुझे। तो गाइस दिस मिक्सिंग इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, ठीक है, दिस मिक्सिंग इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। अब मुझे बताओ डिफ्यूजन में एग्जैक्टली होता क्या, मतलब समझो मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन चेंज कर देता, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया होता एंड मैं बोलता कि एक कंटेनर है, ठीक है, एंड कंटेनर में, बंद कंटेनर है, कंटेनर में एक तरफ एक कोई गैस है, तो ये कि गैस है, एंड मैंने ये कंटेनर ओपन कर दिया, मतलब अगेन इस कंटेनर का जो बीच में सेपरेशन है वो ओपन कर दिया। अब गाइस मुझे बताओ डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ पे होगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? तो गाइस हाँ, किसी ने तो बहुत अच्छा, बहुत लोगों ने कुछ अच्छा आंसर दिया। एंड गाइस डिफ्यूजन जो है वो हाई टू लो होगा। किसने तो ये आंसर दिया था, किसने दिया था? वेद पांडे ने दिया था, करेक्ट आंसर था। तो गाइस डिफ्यूजन लेफ्ट से लेके हाई राइट होगा, विच इज हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, उधर से लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो डिफ्यूजन की अगर मैं डेफिनेशन लिख दूं, अगर मुझे डिफ्यूजन की डेफिनेशन, देखो यहाँ पे मैंने दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम लिया था, हाइट दोनों की सेम थी, तो ये दोनों इक्वल मिक्स हो सकते हैं। बट अगर दोनों की हाइट सेम नहीं रहेगी तो डिफ्यूजन जो होता है इट यूजुअली हैपेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो द फ्लो ऑफ लिक्विड, द फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड सब्सटेंस, ऐसे लिखते हैं। फ्लूइड सब्सटेंस मतलब इट कैन बी लिक्विड और इट कैन बी गैस। तो फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड सब्सटेंस, यप हम लोगों ने डीएलपीपी में पढ़ा था। द फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड सब्सटेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, टू लो concentration is called as diffusion। अब गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस। अब यार ये ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या होता है? तो देखो ड्यूरिंग ऑस्मोसिस हम लोग बीच में जो मेम्ब्रेन रखते हैं ना, दैट इज सेमी परमिएबल। अच्छे से सुनना, हम लोग बीच में जो मेम्ब्रेन रखते हैं दैट इज सेमी परमिएबल। अब एग्जाम्पल वही सेम टाइप का एग्जाम्पल होने वाला है, बीच में एक मेम्ब्रेन है, कंपार्टमेंट है, ठीक है, सेपरेशन है, एंड दिस सेपरेशन इज सेमी परमिएबल। तो इसमें एकदम छोटे छोटे माइन्यूट, माइक्रोन से भी छोटे, ठीक है, माइक्रोन मतलब 10⁻⁻⁶मीटर, उससे भी छोटे, मतलब अपने हेयर हेयर के साइज से भी छोटे होल्स रहते हैं, ठीक है, एकदम छोटे वाले होल्स, ठीक है। अब गाइस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये तो तुम लोगों को आइडिया आ गई होगी। अब यहाँ पे वापस मैंने दो लिक्विड्स रखे हैं, यहाँ पे वापस मैंने दो लिक्विड्स रखे हैं। एक काम करते हैं, इनका कलर वापस येलो एंड ब्लू लेते हैं, येलो एंड ब्लू, ठीक है। तो गाइस अगेन देयर आर टू लिक्विड्स, ठीक है, एंड गॉल ब्लैडर, करेक्ट बोल रहे हो, गोड ब्लैडर यूज करते हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग 0.1 molar NaCl solution, and over here we are using pure water, pure water। अब गाइस याद रखो होता क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है ना वो एकदम छोटा रहता है, और उसमें NaCl के पार्टिकल्स जो है ना वो आर पार नहीं जा पाते। यहाँ पे जाके NaCl के पार्टिकल्स की साइज बहुत बड़ी रहती है, तो NaCl के पार्टिकल्स इसमें से पास नहीं हो पाते। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यहाँ पे NaCl के पार्टिकल्स जो है वो पास नहीं हो पाते। तो मुझे बताओ NaCl के पार्टिकल्स अगर पास नहीं होंगे तो किसके पार्टिकल्स पास होंगे? तो गाइस इसमें से एकदम छोटे, एकदम छोटे अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स पास हो पाते हैं। समझ में आ रहे हैं? इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स पास हो पाते हैं, एकदम छोटे वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स, बट Na प्लस और Cl माइनस पास नहीं हो पाता। Na प्लस Cl माइनस की साइज इसके लिए बहुत बड़ी हो जाती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, it is a membrane which allows flow of only solvent particles। देखो
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी permeable membrane? So guys, it is a membrane. It is a membrane. It is a membrane which allows flow of only solvent particles and which obstructs the flow of solute particles. ठीक है, तो नाउ गाइस यहाँ पे ये सिर्फ सॉल्वेंट, हाँ ये डायग्राम तो लोग बनाओगे तो अच्छा हो जाएगा, ऐसे कुछ बुरी बात नहीं है। अब गाइस मुझे बताओ यहाँ पे फिर सॉल्वेंट का फ्लो होने वाला है, किसका फ्लो होने वाला है? सॉल्वेंट का। मुझे बताओ यूजुअली जो फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ पे होता है? गाइस मुझे बताओ यूजुअली चीजों का फ्लो किधर से किधर होता है? यूजुअली हाई टू लो होता है। वेरी नाइस गाइस, एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, हाई टू लो। अब गाइस मुझे बताओ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहाँ पे है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किधर है? हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है? NaCl में है। गाइस हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है? NaCl में। तो गाइस लेफ्ट साइड पे अगर हम लोग देखेंगे, देखो मैं यहाँ पे लेफ्ट और राइट लिख रहा हूँ अगेन। ये देखो यहाँ पे मैंने एक जगह पे लिखा लेफ्ट एंड दूसरी जगह पे मैंने लिखा राइट। ठीक है, अब मुझे बताओ गाइस लेफ्ट साइड पे NaCl का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। लेफ्ट साइड पे NaCl का concentration is high and मुझे बताओ राइट साइड पे गाइस NaCl का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है या बहुत लो है? राइट साइड पे NaCl का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है या बहुत लो है? जीरो है। करेक्ट बोल रहे हो, लो क्या जीरो है? लो बोल सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट जीरो है। तो गाइस राइट साइड पे NaCl का कॉन्सेंट्रेशन जीरो है। मुझे बताओ फ्लो कहाँ से कहाँ पे होना चाहिए? तो मुझे बताओ गाइस फ्लो कहाँ से कहाँ पे होना चाहिए? फ्लो कहाँ से कहाँ पे होना चाहिए? ओके, तो अब गाइस अगेन रुको, ठीक है, ओके। अब गाइस आगे देखो, मुझे बताओ जिन्होंने आंसर दिया है सबके आंसर रॉन्ग है। बायोलॉजी वालों के आंसर करेक्ट आ रहे हैं मेरे ख्याल से, बायोलॉजी वालों को ये पहले से पता है। तो गाइस अब अच्छे से देखना आगे क्या होता है। NaCl का कॉन्सेंट्रेशन हाई है एंड यहाँ पे NaCl का कॉन्सेंट्रेशन जीरो है। मुझे बताओ गाइस वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है, राइट पे या लेफ्ट पे? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है? राइट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, प्योर वाटर है ना गाइस। तो प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन राइट में हम लोग बोलेंगे हाई है। एंड गाइस वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो कहाँ पे है? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो कहाँ पे है? तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड पे है, क्योंकि यहाँ पे NaCl भी है ना कुछ, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? लो, ऐसे हम लोग मान सकते हैं। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हो गया लो। अब गाइस मुझे बताओ बीच में है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो किसे अलाउ करेगा फ्लो होने के लिए? अलाउ किसे करेगा, NaCl को या वाटर को? तो गाइस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन allows flow of solvent particles, it allows flow of solvent particle which is water। अब गाइस मुझे बताओ वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ जाएगा ना। देखो एग्जाम में हम लोग यही गड़बड़ करते हैं, हम लोगों को हाई टू लो ये दिमाग में बैठा रहता है, तो हम लोग बोलते हैं यार यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये ऐसे फ्लो होगा। बट हम लोग एक गलती करते हैं, NaCl का कॉन्सेंट्रेशन नहीं देखना है गाइस, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन देखना है। मुझे बताओ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किधर है? तो इट इज हाई ऑन राइट हैंड साइड एंड हेंस फ्लो विल अकर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। गाइस सबको ग्रास्प हुआ क्या? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ वाटर ट्रेवल कर पाता है। सिर्फ कौन ट्रेवल करता है? वाटर। तो तुम लोगों को देखना है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई कहाँ पे है, एंड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पे, तो फ्लो होगा राइट टू लेफ्ट, फ्लो होगा राइट टू लेफ्ट। अब इसकी डेफिनेशन और कंफ्यूजिंग है। मुझे बताओ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग देखते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, हम लोग किसका देखते हैं? सल्यूट का। तो गाइस सल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन वाइज कहाँ से कहाँ पे फ्लो हो रहा है, लो टू हाई या हाई टू लो? सल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन वाइज फ्लो कहाँ पे हो रहा है? लो टू हाई होता है। गाइस तुम लोगों को समझ में आ रहा है? सल्यूट का अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो फ्लो ऑफ वाटर अकर्स फ्रॉम लो टू हाई।
flow of water occurs from low to high. So osmosis, the process in which flow of solvent particles takes place through a semi-permeable membrane. Through a semi-permeable membrane from low concentration, ब्रैकेट में लिखना सल्यूट, ठीक है, सल्यूट के लिए हम लोग देख रहे हैं, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे फ्लो लो टू हाई जाता है, बट दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सल्यूट। हम लोग कॉन्सेंट्रेशन जो निकालते हैं वो हमेशा सल्यूट का निकालते हैं। तो गाइज दिस इज ऑस्मोसिस। तो किसी को कुछ डाउट? डिफ्यूजन गाइज यहाँ पे कुछ काम का है नहीं, ठीक है। डिफ्यूजन जस्ट नाम के लिए मैंने पढ़ाया था कि डिफ्यूजन क्या रहता है। तो डिफ्यूजन में दोनों चीजें मिक्स होती है, मतलब दोनों तरफ फ्लो होता है। डिफ्यूजन में दोनों तरफ फ्लो होता है, या फिर जहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है उधर से फ्लो होता है, ठीक है। बट ऑस्मोसिस में सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होता है, दैट टू ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, एंड दैट टू फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट, ठीक है। तो चलो लिख दो ये। अब ऑस्मोसिस पढ़ने के बाद वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस पढ़ने के बाद नाउ विल लर्न अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? यस यस, दोनों यहाँ पे सल्यूट आने वाला है। तो देखो गाइस, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहता है? ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए अपने पास अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है, या फिर अलग अलग डेफिनेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो जरा कुछ डेफिनेशन हम लोग देखने वाले हैं अभी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर रिप्रेजेंटेड बाय पाई, ठीक है। तो गाइस देखो, एक डायग्राम बना रहा हूं मैं। मैंने एक ऐसे ट्यूब ली, ट्यूब के अंदर प्योर वाटर भरा पड़ा है, सॉरी प्योर वाटर बोल रहा हूँ, कोई एक सोल्यूशन भरा पड़ा है, एंड ट्यूब के बाहर मैंने प्योर वाटर रख दिया। ट्यूब के बाहर मैंने प्योर वाटर रख दिया, ठीक है। तो ट्यूब के बाहर प्योर वाटर है, ठीक है। ट्यूब के ओपनिंग पर मैंने अटैच कर दिया एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ट्यूब के ओपनिंग पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, एंड ट्यूब के अंदर कोई एक सोल्यूशन है, इट कैन बी एनीथिंग। इसके अंदर कुछ एक सल्यूट ऐड करके रखा है, ठीक है। तो दिस इज सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, एंड दिस इज प्योर सॉल्वेंट। मुझे बताओ गाइस, फ्लो किधर से किधर होगा? मुझे बताओ। ओके, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस मुझे बताओ, फ्लो किधर से किधर होगा? अर्वित करेक्ट आंसर है। रेस्ट ऑफ यू गाइस? तो गाइस फ्लो ट्यूब के अंदर होगा, बाहर से अंदर की तरफ बराबर। सॉल्वेंट से सोल्यूशन के अंदर फ्लो होगा, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। ये फ्लो जो है वो सॉल्वेंट से सोल्यूशन के अंदर जाएगा। तो मुझे बताओ गाइस, ऐसा करने की वजह से ट्यूब के अंदर के लिक्विड की लेवल बढ़ते जाएगी, कम होते जाएगी? तो बढ़ते जाएगी, इसमें किसी कुछ डाउट? अब गाइस
लेट्स अज्यूम मैंने इस ट्यूब को किसी एक बैरोमीटर से कनेक्ट किया था। बैरोमीटर नहीं, सॉरी, मैनोमीटर, ये मैनोमीटर हो जाएगा। तो गाइस मैंने इस ट्यूब को किसी एक मैनोमीटर से कनेक्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैनोमीटर था, ऐसा कुछ। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली इसके अंदर मैंने क्या फिलअप किया है, मुझे बताओ, मैनोमीटर में क्या फिलअप करते हैं हम लोग? मर्क्यूरी। वेरी नाइस। तो अब गाइस होगा क्या, ट्यूब के अंदर सोल्यूशन सॉल्वेंट जा रहे हैं, ट्यूब के अंदर सॉल्वेंट जाएगा तो ट्यूब के अंदर लिक्विड की लेवल बढ़ते जाएगी, ट्यूब के अंदर लिक्विड की लेवल बढ़ते जाएगी। अब ये लिक्विड की लेयर अगर बढ़ेगी तो लिक्विड ट्यूब के अंदर के एयर को, देख यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स थे, ट्यूब लिक्विड ट्यूब के अंदर के एयर को प्रेस करना स्टार्ट करेगा, मतलब पुश करना स्टार्ट करेगा, एयर इधर से इधर, इधर से इधर, एंड देन इवेंचुअली वो मर्क्यूरी के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ट्यूब एयर को पुश करेगी, मतलब ट्यूब के अंदर की एयर पुश होगी, एंड ये पुश होते होते इवेंचुअली इट विल रीच मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को पुश करना स्टार्ट करेगी। एंड गाइस बिकॉज ऑफ दैट लेवल ऑफ मर्क्यूरी विल ऑल्सो इंक्रीज, लेवल ऑफ मर्क्यूरी विल ऑल्सो इंक्रीज। अब ये जो इंक्रीज हुआ उसकी वजह से प्रेशर, मतलब ये पुशिंग की वजह से, एयर को पुश करने की वजह से प्रेशर जनरेट हुआ गाइस। एंड इस प्रेशर को अगर मुझे काउंट करना है तो मैं इसको कैसे काउंट करूंगा? दिस कैन बी काउंटेड बाय यूजिंग एच रो जी। समझ में आ रहा है? दिस कैन बी काउंटेड बाय यूजिंग एच रो जी। तो दिस इज योर फर्स्ट डेफिनेशन, ठीक है, मतलब दिस इज द फर्स्ट वे टू काउंट, क्या बोलते हैं उसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, चलो। तो गाइस ये डेफिनेशन समझ, मतलब ये मेथड समझ में आ गई, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दिस प्रेशर, बाय द वे, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो इसे अगर मुझे वो कुछ वर्ड्स में लिखना है तो कैसे बोलूंगा मैं? तो द लेवल ऑफ मर्क्यूरी, द लेवल ऑफ मर्क्यूरी राइजिंग ड्यू टू, ड्यू टू द प्रेशर जनरेटेड बाय, द प्रेशर generated by the solvent molecules, the solvent molecules। देखो ये प्रेशर क्यों जनरेट हुआ था? बिकॉज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अंदर गए थे, तो प्रेशर जनरेटेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस is called as, is called as osmotic pressure। गाइस ये बस थियरी का पार्ट है, एंड जेई में इसके क्वेश्चन नहीं आते, नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नीट में तो ऑस्मोसिस के तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन गाइस, राइट इट डाउन फास्ट, लिख दो। सो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अंदर जाते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अंदर जाने की वजह से यहाँ पे ट्यूब के अंदर लिक्विड की लेयर, फ्लूइड की लेवल बढ़ जाती है, एंड फ्लूइड जो है, मतलब हम लोगों का जो अंदर की तरफ सोल्यूशन है, वो एयर को बाहर की तरफ प्रेस करना स्टार्ट करता है। इवेंचुअली एयर जाके मर्क्यूरी के ऊपर प्रेस होती है, मतलब प्रेशर अप्लाई करती है, मर्क्यूरी की लेवल राइज होती है, एंड वो जो लेवल राइज हुई उधर से हम लोगों को मिलता है ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस पी ओवर हियर इज नथिंग बट ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस पी ओवर हियर इज नथिंग बट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सॉल्वेंट अंदर जाने की वजह से एयर पुश हुई, मर्क्यूरी की लेवल चेंज हुई, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हुआ। किसी को कुछ डाउट?
तो गाइज ये प्रेशर जो जनरेट हो रहा है वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रहा है, बिकॉज वो अंदर जा रहे हैं, वो प्रेस कर रहे हैं एयर को, पुश कर रहे हैं एयर को। ठीक है। नाउ गाइज सेकंड डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन। तो देखो गाइज, मैंने एक ट्यूब ली जिसके ऐसे दो ओपन एंड्स है, ट्यूब ली जिसके ऐसे दो ओपन एंड्स है। ये तुम लोगों के एनसी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी से थोड़ी सी अलग डायग्राम है। ओके। अब गाइज अगेन, ट्यूब के अंदर बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, करेक्ट। अब यहाँ पे होगा क्या, एक तरफ मैंने अप्लाई किया, अटैच कर दिया अपना सोल्यूशन, अब ये तो तुम लोगों को पता है, एंड दूसरी तरफ मैंने अटैच कर दिया प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। तो दिस इज माय सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूशन है। ठीक है। एंड दिस इज प्योर सॉल्वेंट। ठीक है गाइस, तो चाहिए तो नाम लिख देना, प्योर सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। मुझे बताओ फ्लो कहाँ से कहाँ पे होगा, ब्लू टू येलो या येलो टू ब्लू? फ्लो कहाँ से कहाँ पे होगा, ब्लू टू येलो या येलो टू ब्लू? ब्लू, ऑब्वियसली ब्लू टू येलो होगा। सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, ए सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, हाँ प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस फ्लो विल अकर फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। अब जिसकी वजह से ब्लू सोल्यूशन की लेवल बढ़ना स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से ब्लू सोल्यूशन की लेवल बढ़ना स्टार्ट होगी, जो पहले हम लोगों ने ऊपर किया था सेम टू सेम गाइस, सेम सिनेरियो है ये। तो अगर मैं यहाँ पे एक पिस्टन लगा दूं, ये लेवल राइज हो गई, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पिस्टन अटैच कर दिया, एंड गाइस अब इस पिस्टन के थ्रू ऑब्वियसली पिस्टन का काम क्या रहता है, प्रेशर अप्लाई करना। मैंने प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट किया, प्रेशर अप्लाई कर करके मैंने इसको धीरे धीरे नीचे ला के रख दिया, प्रेशर अप्लाई करते करते मैंने इसको धीरे धीरे नीचे ला के रख दिया। अब गाइस इस पिस्टन को, सोल्यूशन को अपने ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। तो द प्रेशर required to be applied to be applied to stop the flow of to stop the flow of solvent molecules is called as osmotic pressure। तो गाइज ये हो गई अपनी दूसरी मेथड टू फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, दिस इज आवर सेकंड मेथड टू फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल लेवल पे। मैंने बाद में से वीडियो ऑफ क्यों रखा है, सॉरी। ओके, पता नहीं। ओके इट इज, हाँ ओके, ऑन हो गया। ओके, सो गाइज ओरिजिनल लेवल से, मतलब जहां पे येलो लिक्विड आया था उधर से उसको अपने ओरिजिनल लेवल पे लाने तक जितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड अगर गाइज ये ओरिजिनल लेवल पे आने के बाद भी अगर मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा, देखो मैं ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहा था तो धीरे धीरे लिक्विड नीचे आने लग गया, लिक्विड धीरे धीरे नीचे आने लग गया, तो ये वापस इधर जाने लग गया। एक पॉइंट पे आके गाइज इस तरफ का फोर्स और इस तरफ का फोर्स, मतलब राइट का फोर्स एंड लेफ्ट का फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंड दोनों इक्वल होके ऑस्मोसिस रुक जाएगा। बट गाइज ऑस्मोसिस रोकने के बाद, मतलब देखो मैंने इस तरफ से जितना फोर्स आ रहा था उतना फोर्स तो अप्लाई कर दिया, तो फ्लो रुक गया, ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक गई। बट अब मैं ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, मतलब मैंने इस तरफ वाला फोर्स अप्लाई बढ़ा दिया, तो क्या होगा, हाँ तो गाइस अब फ्लो उल्टा हो जाएगा। अब फ्लो किधर से किधर जाएगा, अब फ्लो सॉल्वेंट से, सोल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जाएगा, ब्लू की तरफ जाएगा।
मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है गाइस? एंड दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जस्ट लिख के रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते बट आ सकते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस when pressure greater than osmotic pressure is applied, then law of osmosis, law of solvent particles, osmosis की बोले solvent particles goes in opposite direction, goes in opposite direction. This is called as reverse osmosis, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं गाइस आरओ। कभी सुना है तुम लोग? नहीं है आरओ? आरओ ना, तो वाटर प्यूरिफायर्स में रहता है, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस वाटर प्यूरिफायर्स जो रहते हैं हमारे घर में, जिनके अंदर आरओ टेक्नोलॉजी रहती है, तो उसमें हम लोग और कुछ नहीं करते, सेम मेथड रहती है, ठीक है, सेम टू सेम वर्किंग रहती है उसकी भी। हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ से प्रेशर अप्लाई होता है, एंड ये देखो, ये यहाँ पे जो अभी सोल्यूशन है वो इम्प्योर वाटर बनता है, तभी इम्प्योर वाटर। तुम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो एंड ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट होता है। जो भी कचरा है वो यहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि उतनी साइज ही नहीं है अपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, एंड बाकी जो प्योर वाटर है वो इधर से आर पार बाहर निकलता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है, नथिंग एल्स। तो गाइज दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, लिख दो। फिर अभी हम लोग जरा एक्चुअल जो हम लोगों को थियरी में काम आता है, ये सब, ये जो सॉरी प्रैक्टिकली काम आता है, जो हम लोगों को जेई में काम आएगा, फॉर्मूला वाली डेफिनेशन, वो देखने वाला है। यप, सोल्यूशन में से सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास होते हैं, बाकी कुछ भी पास नहीं हो पाता। टीडीएस का फुल फॉर्म बताना पड़ेगा ओम आपको, तब जाके मैं आंसर दे पाऊंगा। टीडीएस मैंने कभी सुना तो नहीं है। ओके, हाँ यही सेम प्रिंसिपल तुम लोगों के फिल्टर्स में, वाटर फिल्टर्स जो अपने घर पे रहते हैं उसमें अप्लाई होता है, जो आरओ फिल्टर्स है उनके अंदर। नाउ गाइस थर्ड डेफिनेशन इज हाउ टू कैलकुलेट इट, ठीक है। थर्ड पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट इट। तो गाइस यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एक छोटा सा असम्पशन, ठीक है, जो कि हम लोगों को वेंटॉफ ने दिया था, वेंटॉफ इक्वेशन इसे हम लोग बोलेंगे। नाउ वेंटॉफ अज्यूम्ड दैट एट एट क्यों बोल रहा हूँ, इन वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, इन वेरी डाइल्यूट सोल्यूशंस, ठीक है। अगर ओके, दैट इज जस्ट अ पैरामीटर देन ओम। अब देखो, अगर एक बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है, बहुत मतलब बहुत डाइल्यूट, ठीक है, मतलब 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही Na+ प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक ही Na+ प्रेजेंट है, ठीक है गाइस। अब मुझे बताओ, दिस Na+ इज फ्री टू मूव, मतलब ये कैसे भी मूव कर सकता है। ये ऐसे यहाँ पे गया, इधर कोलाइड होके इधर आया, इधर कोलाइड होके इधर आया, इधर कोलाइड होके इधर गया। बट नाउ गाइस दिस पार्टिकल इज क्वाइट फ्री टू मूव, बराबर। इसे कोई रोक टोक करने वाला पार्टिकल है क्या यहाँ पे, मतलब या फिर इसको
मूवमेंट में कुछ हिंड्रेंस आ रही है क्या? तो इसे मूवमेंट में कोई वो हिंड्रेंस आ नहीं रहा है अभी के लिए, ठीक है। तो Na+ नहीं तो तुम लोग दूसरा कोई आयन ले लो, ठीक है। बट यहाँ पे जब Na+ रहेगा तो इट इज क्वाइट फ्री टू मूव। वाटर इसके अराउंड केज स्ट्रक्चर नहीं बनाता, मतलब वो वाटर के केजेस में से भी शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो इट इज क्वाइट फ्री टू मूव। सो इन वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन solute particles are free to move. Solute particles are free to move. एंड गाइस मुझे बताओ ऐसे कौन से पार्टिकल्स है, आइडियल फ्लूइड के जरा करेक्ट बोल रहे हो, तो मुझे बताओ ऐसे कौन से पार्टिकल्स हैं विच आर टोटली फ्री टू मूव, मतलब विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर पार्टिकल, या फिर उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स भी अप्लाई नहीं होता, ऐसे गैस पार्टिकल्स है। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस सॉल्यूट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव एंड एंड they behave like they behave like gas molecules, ठीक है। एंड इसकी वजह से वो गैस इक्वेशन फॉलो करता है विच इज पाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। गाइस पीवी के बदले हम लोगों ने यूज किया पाई। पाई स्टैंड्स फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये जस्ट एक अजम्पशन था जो वेंटॉफ ने प्रपोज किया था, ठीक है। फिर उन्होंने अलग अलग गैसेस के सॉरी लिक्विड्स के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया अलग अलग टेम्परेचर पे। फिर उन्होंने इस इक्वेशन में उसे अप्लाई करने की कोशिश की एंड बस अप्लाई हो गया। अब इस इक्वेशन में अप्लाई करते वक्त उन्होंने आर की वैल्यू सेम गैस की तरह ही यूज की। गाइस आर की वैल्यू गैसियस स्टेट में हम लोग कौन सी यूज करते हैं? तो 0.0821 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स सॉरी लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये वाली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एंड जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे 0.08 या फिर 1/12, दोनों में से हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। बट याद रखो दिस इक्वेशन इज अ करेक्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट पाई पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड इससे करेक्ट रीडिंग्स भी मिलती है। एंड आयरॉनिकली यहाँ पे आर की वैल्यू भी सेम टू सेम आती है। इस आइडियल गैस के लिए हम लोगों ने आर फाइंड आउट किया था, तो यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो सेम आर यहाँ पे अप्लाई होता है। दैट मीन्स इट इज द प्रूफ कि यस सल्यूट पार्टिकल्स आर बिहेविंग लाइक गैस पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करें तो व्हाट आई विल गेट, पाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू आरटी। नंबर ऑफ मोल बिकम्स concentration, तो concentration into RT, these are your values, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। ओके गाइस, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कब है? तो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन ओनली वन concentration is there. This formula is applicable when only one concentration is there. Only one concentration का मीनिंग क्या है? तो देखो गाइस, ये सेमी परमेबल में मेम्ब्रेन है, ठीक है। एंड ऑन वन साइड we have taken some C concentration NaCl, या फिर C concentration C मोलार ग्लूकोज ले लिया है समझ लो, ठीक है। C concentration का ग्लूकोज है एंड दूसरी तरफ सिर्फ प्लेन वाटर है, प्योर वाटर। सो ओनली वन concentration इज देयर, बट यही फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है व्हेन मोर देन टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस आर यूज। मतलब if guys they have given something like this, ठीक है, and they have given two different solutions, one which is made up of C1
concentration of glucose, and another one which is made up of C2 concentration of glucose. ठीक है, and they are saying that C1 is greater than C2. अब गाइस मुझे बताओ फ्लो कहाँ से कहाँ पे होगा, C1 to C2 या C2 to C1, जल्दी बताओ फ्लो कहाँ से कहाँ पे होगा, C1 to C2 या C2 to C1? तो गाइस फ्लो होगा C2 to C1 फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे उल्टा होता है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो होगा C2 to C1। ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन गाइस, लो से हाई की तरफ होता है, सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का फॉर्मूला बन जाता है पाई वी इज इक्वल्स टू डेल्टा सी आर टी, सॉरी डेल्टा सी क्या बोल रहा हूँ, चलो पाई is equals to delta C RT, where C is higher concentration C2 minus lower concentration C1 RT। ठीक है, तो these are the values। चलो do it fast, complete this। लिख दो, ये कंप्लीट करो लिख के। बहुत सारी थियरी हो गई, अब थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंप्लीट दिस। गाइज इन दिस फॉर्मूला इट इज अ जनरल फॉर्मूला, एंड यूजुअली हम लोग C2 जो है वही हायर मानते हैं, मतलब यूजुअली हम लोग नंबर 2 हायर वैल्यू मानते हैं ना, तो ये ऐसे ही फॉर्मूला लिख देना चाहिए, तो नीचे लिख देना दैट इन दिस फॉर्मूला C2 इज हायर देन C1। ठीक है, मतलब ये जनरल फॉर्मूला है, जिसमें C1 माइनस C2 लिखेंगे तो बाद में जाके तुम लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो चाहिए तो यहाँ पे लिख दो इन दिस फॉर्मूला C2 इज हायर देन C1। यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन के लिए तुम लोगों को पूछा था, नथिंग एल्स। ओके, लिख के हो गया सबका डन? किसी का अगर लिखना बाकी होगा तो मैसेज करो, और एल्स आई एम कंटिन्यूइंग। Okay, some people are still writing, let's wait few minutes।
यस गाइस, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी, तो लेट्स कंटिन्यू नाउ। क्वेश्चन इज, तुम लोगों को ही सॉल्व करना ही है। क्वेश्चन इज फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 90 ग्राम ग्लूकोज in 500 ml water at 27 डिग्रीज 27 डिग्री सेल्सियस। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। गाइस पहले कॉन्सेंट्रेशन निकालो या फिर डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो, टोटली अप टू यू। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तो निकालने आते हैं ग्लूकोज के, डायरेक्ट करूंगा तो चलेगा ना गाइस। पाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय आर टी। अब गाइस यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास अपॉन मोलार मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। गाइस वॉल्यूम कितना दिया है, 500 ml। 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना। 500 ml विल बिकम 0.5 लीटर। समझ में आ रहा है। इनटू, ओके वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है। इनटू आर। गाइस आर की वैल्यू कितनी लेने बोली है, आर की वैल्यू रहती है 1/12 व्हेन 300 केल्विन इज गिवन। अगर तुम लोगों ने 27 लिया, आंसर विल बिकम रॉन्ग। तो गाइस this one the and this 25 the 1 2 2 into this आंसर आएगा 1। तो आंसर इज 25 ना, 25 आ रहा है क्या आंसर, 25 आ रहे हैं। तो बहुत लोगों के आंसर करेक्ट आए थे। सिद्धेश करेक्ट आंसर है, मतलब बहुत लोगों के आंसर आए थे। आंसर इज 25 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो 0.08 लेके गए तुम लोगों को 24 एटमॉस्फेयर आंसर आएगा। डजेंट मैटर, दोनों से आंसर अप्रॉक्स रेंज में ही आ रहा है, चलता है। हाँ, 0.08 लेके तुम लोगों को 25 आंसर के बदले 28 आंसर आ जाए, 24 आंसर आ जाएगा, इवन दैट इज फाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो और एक क्वेश्चन दू। सेकेंड क्वेश्चन इज 30% weight by volume of urea solution at 400 केल्विन। गाइस अब 400 केल्विन है तो तुम लोगों को 0.08 लेना पड़ेगा। 12 से 400 का डिवीजन नहीं होता, तो 0.08 लेंगे। तो इसका आंसर कैसे आएगा, पहली बात 30% वेट बाय वॉल्यूम मतलब क्या, 30 ग्राम यूरिया इन 100 ml सोल्यूशन। अरे समझ में आ रहा है तुम लोगों को वॉल्यूम कैसे निकालना है, यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम है ना। तो फर्स्ट लेक्चर में ये सब डेफिनेशन पढ़ाई थी। तो 30 ग्राम यूरिया इन 100 ml सोल्यूशन। अब यहाँ पे कैसे करोगे आगे बताओ। पाई इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी। अब गाइस नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास अपॉन यूरिया का मोलार मास 60 इंटू 0.1 इंटू 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 400। ये कट ये कट ये कट ये कट, 31 जा 32 जा, आंसर हो जाएगा 32 अपॉन 0.2। बड़े बड़े आंसर आ रहे हैं बहुत। 32 अपॉन 0.2, तो इसका आंसर आएगा 160। कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, मैंने नंबर भी ऐसे दे दिए, नहीं नहीं मैंने नंबर भी ऐसे दे दिया है कि ये ऐसे जनरेट हो रहा है। 30 ग्राम यूरिया 100 ml सोल्यूशन में एक्चुअल में डिजोल्व ही नहीं होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, बट ठीक है नंबर भी ऐसे आ गए हैं और कुछ नहीं। नंबर्स वैसे हैं कि आंसर जैसे मिल रहे हैं हम लोगों को, डजेंट मैटर, होता है कभी कभी, चलता है।
तो चलो मैं कोई क्वेश्चन देख के देता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा वाला क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन शायद से तुम लोगों को ना हो बिकॉज तुम लोगों का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अभी तक हुआ नहीं है। ओके, जस्ट अ मिनट। Yes, guys. So, question is concentration of 0.1, चलो ऐसे लिखते हैं, डेसीमोलार K4 FeCN6 at 500 Kelvin। चलो गाइस बताओ अब ये हाँ, हैविंग अल्फा इज इक्वल्स टू 0.75। चलो अब करो। अब गाइस इसका आंसर कैसे निकालोगे? पहली बात, डेसीमोलार का मीनिंग क्या है? तुम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन देके रखा है, एंड गाइस कॉन्सेंट्रेशन, हाँ, 1 डेसीमोलार मतलब मोलारिटी डिवाइडेड बाय 10, एंड इसका आंसर होता है 0.1 मोलार। तो कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट दिया है, तो यू कैन डायरेक्टली यूज पाई इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू आरटी। बट गाइस प्रॉब्लम इज दैट कि ये एक सॉल्ट है जो डिसोसिएट होता है, तो यहाँ पे एक वेंटो फैक्टर आएगा। अब वेंटो फैक्टर कितना आने वाला है वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा बिकॉज अल्फा दिया है, तो आई की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो जरा इसका डिसोसिएशन कैसे होता है देखो गाइस, ये तुम लोगों को मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। सो K4FeCN6 इसका डिसोसिएशन कैसे होगा? तो गाइस ये ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कभी टूटता नहीं है, पानी में डिसॉल्व करने के बाद ये ब्रैकेट कभी नहीं टूटता। तो क्या ब्रेक डाउन होगा? K4 एंड दिस कॉम्प्लेक्स, these two things will break down, you will get 4K plus, 4K plus निकल गए, प्लस FeCN6। एंड गाइस K प्लस के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर 4 आएगा, 4 माइनस का चार्ज आ जाएगा। गेटिंग इट? एक K प्लस के ऊपर +1, तो 4 के ऊपर +4, तो इसके ऊपर आ जाएगा -4। अब मुझे बताओ गाइस यहाँ पे वैल्यू ऑफ N, कितने आयंस बने? हाँ, यहाँ पे आयंस कितने बन रहे गाइस? करेक्ट बोल रहे हो, 4 + 1 टोटल 5 आयंस आर फॉर्म्ड, 5 टुकड़े हो गए इसके, तो N की वैल्यू आ गई 5, एंड I की वैल्यू कितनी बनेगी? I इज इक्वल्स टू 1 + N-1 अल्फा, तो इट विल बिकम 1 + 4 into 0.75, इसका आंसर आएगा 3, तो 3 + 1 विल बिकम 4, I इज इक्वल्स टू 4। बाकी तुम लोगों को इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने आती ही है, तो व्हाट यू विल गेट, phi इज इक्वल्स टू ICRT। तो I की वैल्यू हो गई 4, C की वैल्यू 0.1, इसकी वैल्यू 0.08, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर इज 500, तो ये बन जाएगा, देखो ये 0 0 कट, पुचुक 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 पुचुक, तुम लोगों का आंसर मिलेगा 4 इंटू 0.1 इंटू 40, अगेन 0 0 कैंसल, 4 इंटू 4 will become 16 atmosphere. Any doubt? Yes, this is a anionic complex. 50/3, 50/3, 16.67 आता है, which is the correct answer. Doesn't matter. Okay, next guys, आगे बढ़े। अब देखो थोड़ा सा थियरी का पार्ट है which is quite important. तो next is types of solution. टाइप्स ऑफ सोल्यूशन दो टाइप के रहते, 3 टाइप के रहते हैं। एक रहता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक,
solution, solutions which shows same colloidal property. ठीक है, solutions which show same osmotic pressure. अब गाइस मुझे बताओ दूसरा, सेकेंड वन इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन. गाइस एक रहता है हाइपर मतलब ज्यादा एंड दूसरा रहता है हाइपो मतलब कम. तो हाइपोटोनिक मतलब क्या? तो सोल्यूशन विच शोज solution which shows low osmotic pressure, and last one is hypertonic solution. Hypertonic solution which shows high osmotic solution. Guys, ऑस्मोसिस की वजह से बहुत सारी चीजें होती है. ऑस्मोसिस की वजह से हम लोग अचार बना पाते हैं, पता है तुम लोगों को? ऑस्मोसिस की वजह से हम लोग अचार बना पाते हैं. अचार कोई पढ़ा है तुम लोगों ने अचार कैसे बनता है? अचार जिन लोगों को पता नहीं है, पिकल. ठीक है, तो गाइस देखो तुम लोगों ने पिकल फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया. ठीक है, कैरी का सीजन आ गया है, आम का अचार बना रहे हो. तो व्हाट डू वी डू? तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दी अपनी कैरी. दिस इज आवर कैरी. इसका पिकल हम लोगों को बनाना है. ठीक है, अब गाइस इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग एकदम कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन सोल्यूशन डालते हैं. बराबर, ब्राइन सोल्यूशन मतलब क्या? ब्राइन सोल्यूशन मीन्स ब्राइन सोल्यूशन मीन्स NaCl का कॉन्क. नहीं कट नहीं कर रहे हैं मुझे, मैं पूरे प्योर कैरी का बनाऊंगा मैं विदाउट कटिंग करके. ठीक है, तो ब्राइन सोल्यूशन मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड NaCl. बहुत ज्यादा NaCl का सोल्यूशन हम लोग मिक्स करते हैं, बाकी मसाला एंड ऑल तो डालते हैं, थोड़ा सा ऑयल डालते हैं टेस्ट आने के लिए, एंड बाकी सब तो रहता ही इसके अंदर, तुम लोगों को पता होगा. बट मेन रहता है ब्राइन सोल्यूशन विच मीन्स NaCl इन वाटर, मतलब वाटर प्लस NaCl का सोल्यूशन डाला. तो गाइस नाउ दिस सोल्यूशन बिकम्स हाइपरटोनिक. and this carry becomes हाइपोटोनिक, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है. तो गाइज यहाँ पे फ्लो कैसे होता है? फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. तो कैरी के अंदर से जितना भी पानी होगा ना, वो सब ये NaCl का सोल्यूशन निचोड़ लेता है. वो सब ये NaCl का सोल्यूशन निचोड़ लेता है. तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, हाइपो से लेके हाइपर की तरफ ट्रांजिशन होता है, लो टू हाई. अगेन कुछ लोग हाइपर से हाइपो बोल रहे हैं. गाइज तुम लोग गलत जा रहे हो. लो टू हाई, यहाँ पे लो टू हाई फ्लो होता है. तो गाइज कैरी में से सारा का सारा पानी निकल जाता है, एंड अगर किसी चीज के अंदर वाटर कंटेंट ही कम हो गया तो प्रिजर्व हो जाती है. पता होगा तुम लोगों को, अंदर बैक्टीरिया जो रहते हैं वो मर जाते हैं विदाउट वाटर, एंड बाकी बहुत सारी चीजें. तो खत्म, मतलब पानी का कंटेंट अगर हम लोगों ने निकाल दिया तो प्रिजर्वेशन हो गया. ओके, मुझे बताओ तुम लोगों को मतलब तो, किसी के घर पे ऐसे बोला जाता था क्या कि ज्यादा नमक मत खाओ, खून का पानी हो जाता है? ऐसे कभी तुम लोगों ने सुना है? मतलब बचपन में मेरे घर पे बोला जाता था. अरे किसी के घर पे तो हाँ, कुछ लोगों ने सुना है. बराबर, कुछ लोगों ने तो सुना होगा, मतलब इट इज अ कॉमन सेइंग. हाँ, तो जिन लोगों ने नहीं सुना तो आज सुनो, खून का पानी हो जाता है. ठीक है, तो अब देखो यूजुअली होता क्या है, अगर तुम लोग ज्यादा NaCl कंटेंट बॉडी के अंदर ले लोगे, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस, मतलब एकदम ज्यादा, बहुत ज्यादा तुम लोगों ने नमक खा लिया, या फिर बहुत ज्यादा तुम लोगों ने नमक पानी बना के पी लिया, आई डोंट नो व्हाई, बट हो गया. ठीक है, तो होता क्या है,
हाँ, डिहाइड्रेशन नाम की चीज होती है, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस ये अपना एक ब्लड वेसल है, आरबीसी, ठीक है। एंड ये अपना खून है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है। चलो, ब्लड वेसल के अंदर ये अपना आरबीसी है, ठीक है। हाँ, बायोलॉजी वाले हंसे ना। तो यहाँ पे तुम लोगों ने बहुत सारा NaCl डाल दिया ना बे, ब्लड के अंदर, मतलब ब्लड के अंदर Na+Cl- K+Cl- रहते हैं, ये तुम लोगों को पता होगा। अब बहुत सारा Na+ ब्लड के बाहर आ गया, मतलब आउटर मोस्ट शेल में आ गया। तुम लोगों को ये मैंने एस ब्लॉक में पढ़ाया भी था गाइस, ठीक है, कि आउटर मतलब आरबीसी के बाहर या फिर सेल के बाहर Na+ रहता है, सेल के अंदर K+ रहता है। तो बाहर की तरफ बहुत सारा Na+ का कंटेंट है, तो दिस सोल्यूशन विल नाउ बिकम हाइपरटोनिक एंड आरबीसी विल बिकम हाइपोटोनिक। आरबीसी में से सारा का सारा पानी बाहर निकल जाएगा। सारा का सारा पानी बाहर निकलने के बाद ये अपनी आरबीसी ऐसे कुछ दिखती है, श्रिंक हो जाती है, इट विल श्रिंक एंड देन इट विल डाई, करेक्ट बोल रहे हो। तो आरबीसी का काउंट कम होता है एक्चुअली, ठीक है, पानी नहीं बनता बट काउंट कम होता है। तो अब बाकी ब्रेन सेल्स के साथ ऐसा होता है कि नहीं, वो तुम लोगों को किसी बायोलॉजी के सर को पूछना पड़ेगा या फिर मैडम को पूछना पड़ेगा, वो मैं नहीं बता पाऊंगा, सॉरी। बट ब्लड के साथ ऐसे होता है। ओके, बाकी मुझे नहीं पता, ठीक है, बाकी इतनी बायोलॉजी मुझे नहीं आती बट ठीक है। ओके, सो गाइस चलो, तो ये थोड़ा सा थियरी का पार्ट है, छोटा सा, ज्यादा कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। हेनरीज लॉ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड सॉल्युबिलिटी, अच्छा लिखना बाकी, अरे ये डायग्राम मत बनाते, मतलब डायग्राम बनानी है तो चलो बना लो, बट जल्दी बना लो, ठीक है, कंप्लीट दिस। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस वैसे कम है, नीट लेवल पे ये क्वेश्चन आ सकता है, ब्लड वाला तो आ ही सकता है, ब्लड वाला आने के चांसेस तो बहुत ज्यादा है। गाइस इसमें से तुम लोगों को जो डायग्राम बनाए हैं वो बना सकते हो, जैसे बनाने वैसे बनाओ। अगर कैरेट ड्रॉ नहीं हो रही है तो एप्पल ड्रॉ करो, आई डोंट माइंड। बट ड्रॉ करके रखना कि तुम लोगों को आइडिया रहे कि ये वर्किंग कैसे होती है। इवन गाइस ये क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। हाँ, जो प्लांट्स रहते हैं उनमें, उनके रूट्स से लीव्स तक या फिर हर एक बॉडी पार्ट्स तक ये पहुंचाने का काम, वाटर पहुंचाने का काम कैपिलरी रिएक्शन से तो होता है, बट उसके अंदर ऑस्मोसिस का भी एक रोल रहता है, ठीक है। वो मुझे इतना अच्छे से पता है नहीं, तो मैं वो भी बता देता। बट प्लांट्स में वाटर कंटेंट रूट्स से ऊपर तक पहुंचाने में भी ऑस्मोसिस का एक रोल प्ले होता है, ठीक है। हाँ, एक तुम लोगों का ये तो रहता ही है, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन तो है, उसके साथ साथ हाँ सरफेस टेंशन मीन्स कैपिलरी एक्शन, ऑस्मोसिस एंड अडेशन एंड कोहेजन। ओके, ये मुझे याद नहीं है बट होगा, ये भी हो सकता है। ओके, तो चलो, तो गाइस शुड वी मूव अहेड, लिख के हो ही गया होगा। नाउ गाइस नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी हम लोग इस चैप्टर में मेजरली पढ़ते हैं गैसेस की, ठीक है, बट सिंस वी हैव लर्नड अबाउट इक्विलिब्रियम, हम लोग थोड़ा सा सॉलिड्स का भी देखने वाले हैं, ठीक है। गाइस वो जो ब्लड का पानी होना, दैट इज जस्ट अ सेइंग जो बोलते हैं कुछ लोग,
और कुछ नहीं, ठीक है। तो तुम लोगों को वो लिटरल वर्ड्स में नहीं लेना है बट ब्लड सेल्स डेड हो जाता है, ठीक है। दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ इट। ओके, तो सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी पहले हम लोग सॉलिड्स के देख लेते हैं थोड़ा सा। हम गए सॉलिड्स, जब पानी के अंदर हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो दो टाइप के सॉलिड रहते हैं। एक जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के लिए हीट एब्जॉर्ब करते हैं, एक टाइप का सॉलिड जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के लिए हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। मतलब इट विल एब्जॉर्ब सम हीट, ठीक है। दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अब गाइस ऐसे टाइप के सॉल्ट को अगर तुम लोगों को डिसॉल्व करना है विच इज एब्जॉर्बिंग हीट, तो यू विल कूल डाउन द सोल्यूशन और यू विल स्टार्ट हीटिंग इट। तो ऑब्वियसली गाइस ये इसे हीट एब्जॉर्ब करनी है, तो तुम लोग और हीट दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, और हीट दे दोगे तो ये सॉल्युबिलिटी बढ़ा देगा, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस फॉर सच काइंड ऑफ सॉल्ट, ठीक है। एक दूसरे टाइप का सॉल्ट रहता है जो कि पानी के अंदर ऐड करने के बाद इट रिलीजेस इट, ठीक है। इट रिलीजेस इट। तुम लोगों ने कभी वॉशिंग पाउडर पानी के अंदर डिजोल्व किया है? मतलब आजकल तो यूजुअली वॉशिंग मशीन में ही काम हो जाता है, बट अगर कभी तुम लोगों ने खुद से ऐसे मतलब कोई शूज धोने के लिए या फिर खुद के कपड़े कभी बहुत गंदे हो गए या फिर कुछ हो गया है, तो खुद से धोए हैं ऐसे बाल्टी में डाल के। तो गाइस वॉशिंग पाउडर अगर तुम लोग पानी में डिजोल्व करते हो तो दैट सोल्यूशन बिकम्स हॉट बिकॉज दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हीट बाहर निकलती है। अब वैसे टाइम पे अगर तुम लोग उस सोल्यूशन को हीट करोगे ना, तो वो वॉशिंग पाउडर डिजोल्व होना बंद हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन काइंड ऑफ दिखेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे गाइस हीट करने से कुछ नहीं होता। ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करोगे तब जाके सोलिबिलिटी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे टाइम पे टेम्परेचर कम करना है तो विल कूल इट डाउन, ठीक है। ये तो मैं भूल ही गया था बनाना। So we'll cool it down so that solubility will increase. So guys, this is for solid जो कि लीच एटलेस प्रिंसिपल है और कुछ नहीं। लीच एटलेस प्रिंसिपल में हम लोगों ने सेम देखा है। अब हम लोग देखने वाले हैं गैसेस के लिए। गैसेस का लॉजिक भी बहुत इजी है गाइस। तुम लोगों को पता तो है गैसेस भी पानी के अंदर डिसॉल्व रहती है, बराबर। हाँ, बाय द वे गैसेस की हेडिंग जो है उसमें आगे, चलो ठीक है बाद में देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे क्लोज कंटेनर है, यहाँ पे एक लिक्विड है, एंड गाइस यहाँ पे ऊपर की तरफ गैस का कुछ एक प्रेशर है। दिस इज फर्स्ट सिनेरियो एंड दिस इज सेकंड सिनेरियो। तुम लोग मुझे बताओगे कि कहाँ पे गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी। पानी का वॉल्यूम, कंटेनर की साइज सब कुछ सेम है, तो तुम लोग मुझे बताओ अभी कि कहाँ पे गैसेस ज्यादा डिसॉल्व होंगी और क्यों। ओके, सेकंड वाले में ज्यादा डिसॉल्व होंगी, क्यों? सेकंड वाले में ज्यादा डिसॉल्व होंगी बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर। वेरी नाइस गाइस। यहाँ पे गैस का नंबर ही कम है, मतलब प्रेशर कम है। यहाँ पे गैस का नंबर कम है तो प्रेशर कम है, और यहाँ पे गैस का नंबर बहुत बढ़ा दिया तो प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो हायर द प्रेशर ऑफ द गैस, हायर विल बी द अमाउंट डिजॉल्व इन द वाटर। समझ में आ रहा है? तो दिस इज हेनरीज लॉ।
pressure of a gas above solvent is directly proportional to is directly proportional to the amount of the mole fraction of amount नहीं गलत लिख रहा था the mole fraction of एक्चुअली प्रेशर गलत वर्ड हो जाएगा चलो ठीक है प्रेशर डेफिनेशन में प्रेशर रहता है बट मेक इट पार्शियल प्रेशर अगर यहाँ पे दो गैसेस रहेंगी तो चलो मैं जरा क्वेश्चन और मुझे इस फर्स्ट सिनेरियो में मैं जरा और कुछ चेंज कर रहा हूँ देखते हैं कितनों का मतलब ये एकदम कॉमन सेंस वाली चीज है जो डायरेक्ट कोई भी आंसर दे देगा बट स्टिल अब फर्स्ट कंटेनर के अंदर मैंने और एक गैस इंट्रोड्यूस कर दी गैस दिख रही है सेकंड गैस ग्रीन कलर की अब मुझे बताओ ज्यादा फर्स्ट कंटेनर में कौन सी गैस डिजॉल्व होगी ग्रीन या येलो विच गैस विल डिजॉल्व मोर ग्रीन और येलो ग्रीन बिकॉज ग्रीन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है गाइस आर यू गेटिंग इट बिकॉज ग्रीन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी तो पार्शियल प्रेशर डेफिनेशन में रहता नहीं है सिर्फ प्रेशर रहता है मैंने पार्शियल प्रेशर खुद से ऐड किया तो इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस dissolved in solvent ठीक है तो हेनरीज लॉ अगर हम लोग यहाँ पे लिखने गए तो प्रेशर या फिर पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस ठीक है यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड एज हेनरीज कांस्टेंट KH ठीक है तो KH इज कॉल्ड एज हेनरीज कांस्टेंट and Xg is called as mole fraction of gas. Mole fraction of gas. तो वैसे तुम लोगों ने सुना होगा ना माउंटेनियर्स जो एकदम ऊपर ऊपर जाते हैं जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं प्रेशर क्या होते जाता है बढ़ते जाता है कम होते जाता है जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ते जाता है प्रेशर कम होता है अब गाइस नीचे की लेवल पे एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है ये तो तुम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है नीचे के लेवल पे एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर लेस डेंस होते जाता है और लेस डेंस की वजह से प्रेशर भी कम होते जाता है अब गाइस इसके वजह से होता क्या है देखो ऊपर माउंटेनियर्स को तकलीफ दो चीजों की वजह से होती है एक तो पहले से यार सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कम है ऑब्वियसली पहले से एयर प्रेशर कम है तो देयर इज लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट देन नॉर्मल दूसरी बात लो प्रेशर पे हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है पहले से बाहर की तरफ ऑक्सीजन कम है तो सांस लेने में तकलीफ प्लस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी कम हो जाती है बिकॉज बाहर का प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ दैट फिर बाद में डिजीनेस एंड ऑल फील होता है इट इज नॉट बिकॉज कि हम लोग ऑक्सीजन कम इनहेल कर पा रहे हैं वो तो प्रॉब्लम है ही ठीक है उसकी वजह से सांस फूलना एंड ऑल वो होने ही वाला है बट सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट कि ब्लड भी उतना ऑक्सीजन रिटेन नहीं कर पाता पकड़ के रख नहीं पाता बिकॉज सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीज्ड ठीक है तो नहीं फ्लाइट के अंदर जो डिजीनेस होता है दैट इज बिकॉज ऑफ वो ऐसे अचानक से ऊपर जाके स्ट्रेट हो जाती है तो एयर के अंदर के लिक्विड अपने आप लेवल से एडजस्ट नहीं कर पाते डायरेक्ट दैट इज अ टोटली डिफरेंट रीजन एनीहो तो हाँ मतलब बाद में डेथ तक हम तुम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है बट हाँ अगर बहुत ऊपर गए तो यस इट माइट रिजल्ट इन डेथ बट उसके रीजन भी बहुत ज्यादा रहते हैं बहुत अलग अलग रहते हैं तो ठीक है बट स्टिल तो गाइस हेनरीज लॉ समझ में आ गया ओके तो अब हेनरीज लॉ के कुछ पॉइंट्स लिख दो नोट
KH, value of KH is different for different gases. ठीक है, पॉइंट नंबर 2। अब देखो भाई, KH के लिए अगर मैं फॉर्मूला रीअरेंज करूं, ठीक है, ये भी लिख दो, KH के लिए अगर मैं फॉर्मूला रीअरेंज करूं तो इट विल बिकम P अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो मुझे बताओ गाइस, अगर KH बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन कम होगा, एम आई राइट? तो गाइस, हायर द वैल्यू ऑफ KH, हायर द वैल्यू ऑफ KH, lower is the solubility of gases, solubility of gases। कुछ समझ में आ रहा है क्या? It is inversely proportional, and Xg is mole fraction of gas which is soluble, which is dissolved in solvent। समझ में आ रहा है? देखो, Xg is not mole fraction of any gas, it is the fraction which is dissolved in that gas solvent। ठीक है, तो अगर Xg कम हो गया तो solubility कम हो गई ऑब्वियसली। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, as temperature increases, as temperature increases, मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस जो अंदर सोल्यूबल है वो अंदर सोल्यूबल रहेगी या टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उड़ जाएगी? तो ऑब्वियसली गाइस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, solubility of gas decreases। लिख दो डायरेक्ट, solubility of gas decreases। एंड अगर solubility गाइस अगर कम हो गई तो व्हाट विल हैपन? अगर solubility कम हो गया तो व्हाट विल हैपन? KH increases, means temperature is, या फिर KH is directly proportional to temperature। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH भी बढ़ता है। ठीक है, नाउ गाइस, देयर आर सम लिमिटेशन। ये देखो, ये पूरा थियरी वाला पार्ट है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। तो देयर आर सम लिमिटेशन टू दिस। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशन? ठीक है, तो लिमिटेशन नंबर 1, हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल, हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल एट लो प्रेशर। हाई प्रेशर पे ये काम करना बंद कर देता है। नंबर 2, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल फॉर गैसेस which are highly soluble in solvent। For example, अमोनिया। गाइस, अमोनिया एक गैस है बट वो वाटर के अंदर बहुत ज्यादा डिसॉल्व होती है बिकॉज ऑफ H बॉन्ड। So Henry's law is not applicable over here। ठीक है, now guys, third point, not applicable when gases, not applicable अमोनिया इन वाटर लिखना, नॉट HCl भी गाइस, HCl पानी के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। नॉट एप्लीकेबल व्हेन गैस कैन रिएक्ट विथ सॉल्वेंट। इसका एग्जांपल लिखो, एग्जांपल इज अमोनिया गैस in HCl aqueous, aqueous solution of HCl, ये दोनों रिएक्ट होके NH4Cl बनाएंगे तो गैस गाइस बहुत ज्यादा डिसॉल्व होगी ना, तो इट इज नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर। ठीक है, एंड नाउ गाइस, विद दिस वी कैन डिक्लेयर दैट दिस चैप्टर इज ओवर। हेनरीज लॉ की क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, तुम लोग खुद से कर लोगे ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अगर डाउट रहा तो सेंड कर देना। ठीक है, तो विद दिस विल स्टॉप ओवर हियर एंड दिस चैप्टर इज ओवर। टिल देन
See you next time. Bye bye and God bless you. ठीक है, चलो बाय एवरीवन.